गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। इससे पहले आपने प्राइम्ड और अनप्राइम्ड एक्सिस के बारे में क्या है पढ़ा था। आज हम क्रोनेकर डेल्टा और परमुटेशन सिंबल के बारे में क्या है पढ़ेंगे। देखिए किसे कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डेल आई जे के द्वारा क्या करते हैं? क्रोनेकर डेल्टा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोनेकर डेल्टा किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? डेल आई जे के द्वारा। डेल आई जे की दो वैल्यू होती है। डेल आई जे की वैल्यू 1 भी हो सकती है, डेल आई जे की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है। डेल आई जे की वैल्यू कब 1 होगी? जब यहाँ पर आई और जे क्या है? बराबर है। तो डेल आई जे की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बताओ 1 क्या है होगी। जैसे डेल के इंडेक्स में लिख रखा है 1 1, ये दोनों बराबर है 1 1, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे डेल 2 2, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। डेल 3 3, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। इसी तरीके से डेल आई जे की वैल्यू 0 कब होगी? जब आई और जे क्या है? बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब क्या है? डेल 1 2, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। डेल 2 1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? दो रेख क्या है? बराबर नहीं है। डेल 3 1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। अगर बराबर है तो वैल्यू क्या? 1, बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसे क्या कहते हैं? क्रोनेकर डेल्टा क्या है? हम कहते हैं। ए आई यहाँ पे क्या है? एक वेक्टर है। देन ए आई कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। अगर मेरे को वेक्टर ए आई को क्या करना है? क्रोनेकर डेल्टा की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेल आई जे और क्या लिखेंगे? वेक्टर ए जे। आगे आपके पास में ये फॉर्मूला काफ़ी दफ़े काम में आएगा। डेल आई जे और ए जे लिख रखा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए जे लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं। क्या होगा? जे से जे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ए आई बन जाएगा। देखिए और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। आपके पास में लिख रखा है डेल पी क्यू और क्या लिख रखा है? ए क्यू। तो क्यू से क्यू हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ए पी क्या है? बन जाएगा। ये क्रोनेकर डेल्टा की क्या है? प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये जो आई है ना, आई वो क्या है? फ्री इंडेक्स है, लिख सकते हैं आई यहाँ पे क्या है? फ्री इंडेक्स है। और ये जो जे और जे है वो क्या? रिपीटेड इंडेक्स है। जे और जे यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स है, तो मैं जे को क्या लिख सकता हूँ? एक बार 1 1 लिख लिया, एक बार क्या लिख लिया? 2 2 लिख लिया, और एक बार क्या लिख लिया? 3 3 लिख लिया। तो मैं ए आई को ऐसा भी क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट थ्योरम है एक 2009 के अंदर पूछी भी गई है थ्योरम। करते हैं ये थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, प्रूव डेट डेल आई जे इक्वल होता है आई के जे के। क्या होता है? डेल आई जे इक्वल आई के और डेल जे के। देखो के यहाँ पे हट जाएगा तो ये क्या है? डेल आई जे बन जाएगा ना। आगे हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट काम में लेंगे। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। देखो यहाँ पर भी के और के दोनों में आ रहा है तो के हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? डेल आई जे क्या है? बन जाएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं ए आई इक्वल क्या होता है? डेल आई जे ए जे। ये फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, पढ़ाया नहीं पढ़ा? ठीक है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर ए आई को ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से, ए आई को ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ? ए आई इक्वल क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल के आई ए के डैश। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और ये क्या है? वेक्टर है। ये वेक्टर कौन सी में है? अभी अनप्राइम्ड के अंदर। ये किसके अंदर है? डैश वाला प्राइम्ड के अंदर है, और जिनके ऊपर डैश नहीं है वो किसके अंदर है? अनप्राइम्ड के अंदर है। ठीक है ना। हाँ, आपको तो केवल यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है,
ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, फॉर्मूला है। तो AI को मैं ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लिख दिया। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए के डैश को कैसे लिखेंगे, पहले के और फिर क्या लिखेंगे, जे। ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन का अदर फॉर्मूला है। अदर फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने यहाँ पे क्या है, काम में ले लिया। बोलो कोई दिक्कत है। इस RHS वाली टर्म को क्या करने पर, LHS के अंदर लेके आने पर, क्यों, क्योंकि AJ दोनों में कॉमन आ जाएगा। दोनों के अंदर AJ कॉमन ले लिया तो LHS से तो क्या बच गया, ये बच गया। RHS से आपने क्या किया है, RHS से आपने क्या किया है, अभी AJ कॉमन लिया है तो डेल IJ को मैंने इधर लिख दिया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। AJ यहाँ पे वेक्टर है तो AJ क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल 0 है, तो AJ 0 के बराबर नहीं है, तो फिर 0 के बराबर कौन है, ये है 0 के बराबर। तो मैं डेल IJ इक्वल क्या लिख सकता हूँ, डेल KI और डेल KJ लिख सकते हैं। के यहाँ पे क्या है, अभी रिपीटेड इंडेक्स है। के यहाँ पे क्या है, अभी रिपीटेड इंडेक्स है। ठीक है। इसी प्रकार से मैं सिमिलरली डेल IJ इक्वल ये भी क्या कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। अपने को ये दोनों क्या करने थे, प्रूफ करने थे। ये दोनों अपने क्या है, प्रूफ हो चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को ही क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या है, कहते हैं। अब मैं क्या करूं, डेल IJ लिखना चाहूँ। देखिए भाई, डेल IJ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, भाई ये है। ठीक है। डेल IJ की वैल्यू यहाँ पे ये है। के ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं भाई, ये नीचे वाला फॉर्मूला एक बार ध्यान देना। के और के यहाँ पे क्या रिपीटेड इंडेक्स है, के और के यहाँ पे क्या रिपीटेड इंडेक्स है। तो के की जगह क्या करने पर, 1 1 लिखने पर लिख दिया। यहाँ पे देखो 1 1, I और J ऐसा का ऐसा। फिर के की जगह 2 2 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि रिपीटेड इंडेक्स है। के की जगह क्या कर दूँ, 3 3 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड इंडेक्स है। अब मेरे को डेल 1 2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, डेल 1 2 की वैल्यू चाहिए। तो डेल 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या करो, 1 रख दो, जहाँ जहाँ J है वहाँ क्या कर दो, 2 रख दो। तो बताओ डेल ये 1 2 की वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। डेल 1 2 की वैल्यू इस तरीके से निकालना है। अगर मेरे को डेल 1 1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर I की वैल्यू 1 रख दूंगा और J की वैल्यू भी क्या कर दूंगा, 1 रख दूंगा। तो ये मेरे पास में क्या है, डेल 1 1 की वैल्यू क्या है, आ जाएगी। ठीक है ना। ये तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है, आगे कहीं पर काम में आएंगे। डेल 1 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल 1 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे जब अपने काम में आएगा तब आपको बताएंगे। केवल इस थ्योरम का प्रूफ तो क्या है, यहीं तक था। सिंपल थ्योरम थी, कर लोगे नहीं कर लोगे। इससे पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब मैं टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर के टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना चाहे तो ए डैश बराबर क्या रहेगा, ए रहेगा। 1 ऑर्डर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना चाहे तो पहले I और फिर क्या है, जे। ये क्या होता है, 1 ऑर्डर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। सेकेंड ऑर्डर के टेंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना चाहे पहले I J और फिर बाद में क्या कर लो, P ले लो, Q ले लो। तो ये क्या करेंगे अपन, PQ क्या है, ले लेंगे। ठीक है। थर्ड ऑर्डर के टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना चाहे क्या लिखोगे, पहले I फिर J फिर K फिर बाद में P Q R ले लिया तो आप क्या लिखोगे, ये A P Q R क्या है, लिखोगे। इसी तरीके से मेरे को यदि nth ऑर्डर के टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, A डैश फिर I J K और कहाँ तक, n तक। यहाँ पे A के नीचे I फिर J फिर K और चलता रहेगा आगे तक। फिर लास्ट में P Q R और फिर इसके लिए क्या आ जाएगा, ये A P Q R क्या है, आ जाएगा। ये nth ऑर्डर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है, कहलाता है। ठीक है। अब मेरे को 2 टेंसर को क्या करना है, ऐड करना है।
दो टेंसर को तभी ऐड कर पाओगे जब उनका इंडेक्स क्या है, सेम ऑर्डर का है, तभी दो टेंसर क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे और उससे नया टेंसर क्या है, बन जाएगा। इसी तरीके से दो टेंसर को क्या करना चाह रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो, तो नया टेंसर क्या है, आ जाएगा, परंतु इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम क्या है, होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना, दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आउटर प्रोडक्ट, अगर ए का इंडेक्स भी अलग है, बी का इंडेक्स भी क्या है, अलग है, देखो ए का इंडेक्स आई जे है, बी का इंडेक्स क्या है, आर एस है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आउटर प्रोडक्ट कहलाता है। ये टू ऑर्डर का टेंसर है, ये भी टू ऑर्डर का टेंसर है, तो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ ऑर्डर का टेंसर आएगा। इनर प्रोडक्ट किसे कहेंगे, इनर प्रोडक्ट, अगर दो टेंसर का ऑर्डर क्या है, सेम है, ये देखो इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, तो दो सेम ऑर्डर के टेंसर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट क्या है, कहते हैं। ये आगे अपने क्या है, काम में क्या है, आते रहेंगे। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं अभी, स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या जाए अपने पास में, ये दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाए, कोई स्केलर ही आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में डॉट लग रखा है। आपको पता है ए और बी दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या लिखते हैं, कोस थीटा। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और बी के बीच का क्या होता है, एंगल क्या है, होता है। दूसरे तरीके से लिखना चाहे, यदि वेक्टर ए इक्वल मेरे पास में है a1 आई केप, a2 जे केप और क्या है a3 के केप, वेक्टर बी इक्वल मेरे पास में है b1 आई केप, b2 जे केप और क्या है b3 के केप, ये दो वेक्टर है, मेरे को इन दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, वेक्टर ए लिखूँगा डॉट और फिर क्या लिखूँगा, वेक्टर बी लिखूँगा। डॉट प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ में a1 b1, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ में a2 b2, के का डॉट प्रोडक्ट के साथ में a3 b3। ये क्या कहलाता है, दो वेक्टर का क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर ही आ रहा है, इसमें देखो कहीं पर डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कंटेनम मैकेनिक्स के अंदर हम आई केप, जे केप और के केप को क्या लिखते हैं, E1 E2 E3 लिखते हैं, E1 E2 E3 लिखते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो अगर मैं a डॉट बी, इसे क्या कहते हैं भाई बताओ, a डॉट बी को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, नहीं स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ai bi। ए डॉट बी को इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ai bi। आई की जगह 1 1 लेंगे, आई और आई यहाँ पे क्या रिपीटेड इंडेक्स है, 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, तो बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अपने को याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट को इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते हैं, ai bi क्या करते हैं, अपन लिखते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है, आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्या है काम में लेंगे। नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। क्या करना है, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है। जैसे देखिए
ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आई, ये वेक्टर ए आई है, इस वेक्टर ए आई के क्या करने हैं मेरे को, ऑर्थोगोनल वेक्टर के कंपोनेंट क्या करने हैं, फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या करूँगा, कोई वेक्टर फाइंड करूँगा। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, एन आई होता है, एन आई नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इन दोनों को आपस में क्या कर लूँगा, डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। ये ए आई एन आई का डॉट प्रोडक्ट अभी, तो ए आई और एन आई का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा अभी, ए आई वेक्टर का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट क्या है, कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। समझ में वाली बात कौन सी है, ए डॉट बी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम क्या से लिखेंगे, ए आई बी आई क्या है लिखेंगे। ये अपने को क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। यहाँ तक अपने को ढंग से लिख लेना है। धन्यवाद दोस्तों।